हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आप सभी का स्वागत है और इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के कोने कोने से रिपोर्टर जुड़ते हैं जिनके साथ देश भर की बड़ी बड़ी खबरों पर हम चर्चा की जाती है। तो आज दिन भर में क्या कुछ रहेगा खास, ये समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते जहां हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी लाइव जुड़ गए। राजकुमार, उत्तर प्रदेश से क्या कुछ आज खबरों के लिहाज से खास रहने वाला है दिन? आशिमा, आज बेसिकली अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे राजनीतिक का एक अखाड़ा के तौर पर हम उसको माना जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मेरठ पहुंच चुके हैं। मेरठ में उनका आज दोपहर 1:30 बजे तक का कार्यक्रम है। वो मोदीपुरम में सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के अंदर एक मूर्ति बनी है, उस मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके साथ साथ जो 17 पैरालंपिक उत्तर प्रदेश के जो 17 पैरालंपिक में जो विजेता होकर आए हैं, उसमें गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई भी हैं। इनको 37 करोड़ रुपए के जो चेक है वो वितरित करेंगे, प्रोत्साहन राशि के तौर पे इनको वो चेक दिए जाएंगे। उसके अलावा अब आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुढ़ाना एक ऐसी जगह है, मुजफ्फरनगर के पास में एक बुढ़ाना वो जगह पड़ती है जहाँ से मुजफ्फरनगर कांड के जो दंगे थे उन दंगों की शुरुआत हुई। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का वहाँ पर आगमन है। तकरीबन 1 बजे के आसपास उनकी एक जनसभा है बुढ़ाना में, एक इंटर कॉलेज है उसके अंदर। वहाँ से फिर उसके बाद हरेंद्र मलिक के घर जाने का उनका कार्यक्रम है। तो आज अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे तरीके से हॉट रहेगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर और मेरठ दोनों जनपद ऐसे हैं कि जिनकी सीमाएं बिल्कुल लगती हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां मेरठ में रहेंगे, उसके अलावा अखिलेश यादव का कार्यक्रम वहाँ का है। उसके अलावा आज क्योंकि छठ का पर्व है तो पूरे प्रदेश में छठ के पर्व को पूरी सादगी और सद्भाव के तौर पर मनाया जा रहा है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास की बात करें, क्योंकि हम नोएडा का जो इलाका है उत्तर प्रदेश की जो शो विंडो मानी जाती है वो दिल्ली से लगता है, उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, किसी तरीके की मिस हैपनिंग ना हो, क्योंकि हिंडन और यमुना नदी के दोनों के बीच में नोएडा बसता है। तो प्रशासन ने वहाँ पर एक व्यवस्था की है कि कहीं किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो और बहुत बेहतर तरीके से सद्भाव के तौर पर छठ के पर्व को मनाया जाए। उसके अलावा आज एक उत्तर प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही 4 कमिश्नरी हैं, जिनमें गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और लखनऊ के अलावा वाराणसी जो हैं वो कमिश्नरेट हैं। उसके अलावा 2 और कमिश्नरेट बनाने के लिए एक हाई लेवल गृह मंत्रालय की एक बैठक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसमें हाई पावर कमेटी की जो टीम 9 है जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करती है, वो आज उस पर मंथन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण आज जो लखनऊ की जो बेंच है, लखनऊ का जो हाईकोर्ट की बेंच है, उस बेंच में आज सुनवाई होनी है। नरेंद्र गिरी के हत्या के आरोप में जो उसमें जेल में बंद हैं, उनके लिए कि उन्हें क्या किया जाए। उनको जमानत के लिए 2 बार अप्लाई कर चुके हैं, आज 30 बार उस पर सुनवाई होगी। उसके अलावा आशीष की भी सुनवाई होनी है, जो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, और एक मामले में उनकी सुनवाई चली है। आज उत्तर प्रदेश पूरे जो बहुत संवेदनशील स्थिति है वो देखा खबरों के लिहाज से आज उत्तर प्रदेश का दिन काफी बड़ा रहने वाला और सबकी निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के दौरे को लेकर रहेगी, क्योंकि ये फासला बेहद ही कम है और ऐसे में अपने अपने मंच से किस तरह से वार पलटवार होता है वो देखना होगा। क्योंकि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां गिनवाते नजर आएंगे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से ओबीसी वोट को कहीं ना कहीं यहां पर बटोरने की कोशिश होगी। इन खबरों पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका जुड़ने के लिए और अब सीधा दिल्ली रुक कर लेते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अजय चौहान बने हुए। अजय, दिल्ली से क्या कुछ बड़ी खबरें आज? दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सुबह से ही जो गर्मी है कि पूरे राज्यों के जो राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, आज राष्ट्रपति भवन के अंदर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति की अगुवाई में ये रहेगा। क्योंकि देखिए जो सुरक्षा को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज यहाँ पर उठाए गए। उससे पहले एनडीएमसी मुख्यमंत्रियों की बैठक की गई थी, आज जो बैठक की जा रही है वो राज्यपालों की जा रही है। तो देखिए आज कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और डोभाल भी वहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा दिन है।
दूसरी अजय, बड़ी खबर ये लेकिन रहेगी हम जी। चाहेंगे मैं आपको बीच में रोक रही हूँ और भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि शिरकत यहाँ पर की जाएगी इस सम्मेलन में, क्या ये सम्मेलन हो चुका है? कितने बजे ये सम्मेलन होगा, इसकी कोई जानकारी है आपके पास? आज में देखिए सुबह 11 बजे ऐसे जानकारी मिली कि वहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो गया, यानी 2 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। इसमें शिरकत की जाएगी। कोई सुबह भी लोग कोई निकले हुए थे, लेकिन वहाँ पर भीड़ की वजह से रोड जाम कर दिया गया है, क्योंकि काफिला आने लगा शुरू हो गया था। तो यही होगा कौन कि कौन 2 लोग, बजे कौन तक कौन जैसे दिग्गज वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए अभी अमित शाह का जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो समय है वो करीब 2 बजे के आसपास का है। देखिए हाँ, वहाँ पे डोभाल जी की जो सूचना मिली वो पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा भी वहाँ पर शिरकत कर चुके हैं। लेकिन हाँ, जो भी मीटिंग जो फैसला किया जाए लास्ट में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे पहले अगुवाई की जा रही है। राष्ट्रपति कोविंद वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। तो देखिए फैसला राज्यों को लेकर के किया जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिस तरीके से इस तरह की जो स्थिति है और वो आज बनी की हुई ये है। जो बैठक है, ये सम्मेलन इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि तमाम राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के सामने अपनी प्रेजेंटेशन रखेंगे राज्य को लेकर कि किस तरह का जो काम है वो किया जा रहा है, कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। जी बिल्कुल, यही इसमें फैसला लिया जाएगा। देखिए काफी समय के बाद ये पहली ऐसी बैठक की जा रही है, क्योंकि सभी राज्यों का जो ब्यौरा होगा वो राज्यपाल अपने स्तर से जो बताएंगे, उसमें मुख्यमंत्री से जो जानकारी ली गई थी उससे पहले, क्योंकि चुनावी मुद्दा भी है, क्योंकि 5 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, उनको मंत्र दिया गया नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो वही देखिए बिल्कुल, और इसके अलावा और क्या कुछ खबरें हैं आपके पास अजय, जल्दी से बताइए। आसमा देखिए दूसरी बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह तेलों के दाम बढ़ रहे थे, राज्यों में तेल के दाम घटे, लेकिन इसमें कुछ खुशखबरी आने वाली है कि दिल्ली के अंदर भी वेट कम किया जा सकता है। इसकी एक, क्योंकि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने एक मूवमेंट देखी, थोड़ा सा हिंट मिली है कि किसी भी तरीके से हो सकता है बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर तेल की जो कटौती है वो वेट कम किया जा सकता है। इससे बड़ी खबर है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से हवा का वातावरण की बात करें तो जिससे मौसम बहुत खराब है और हवा के अंदर जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा है, तो 2 से 3 दिन तक कहीं ना कहीं देखा हवा को दिल्ली वालों को जो इसमें राहत मिलने वाली है, इसकी दिल्ली सरकार पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। शुक्रिया अजय, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब सीधे पंजाब का रुख कर लेते हैं, हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ बनी हुई है। ईशा, आप भी भाई बताइए पंजाब में आज क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं पंजाब विधानसभा के बिल्कुल ठीक बाहर हूं और आप ये तस्वीर देखिए, और यहीं पर आज सभी की निगाहें टिकी हैं, यहां तक कि केंद्र सरकार की भी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से 11 अक्टूबर को जिस तरीके से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 15 किलोमीटर का जो दायरा है उसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक पंजाब में कर दिया गया था। और उसमें पंजाब के जो तमाम बड़े जिले हैं, गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, ये तमाम बड़े जिले बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में अब आ चुके हैं। तो ऐसे में जो विधानसभा का सत्र यहाँ पर चल रहा है, आज दूसरा दिन है, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पंजाब सुखजिंदर सिंह रंधावा विधानसभा सत्र की कार्यवाही में अपना प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को जिस तरीके ने केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर बढ़ाया गया है, उसके खिलाफ वो प्रस्ताव लेकर आए हैं और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा और ये मांग की जाएगी कि जो केंद्र सरकार है अपने इस फैसले को वापस ले। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि आज की कार्रवाई में और क्या कुछ रहता है और केंद्र सरकार क्या अपने फैसले को वापस लेती है या नहीं। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भले ही पंजाब सरकार कहे कि सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार यहाँ पर पंजाब के सैनिकों को यहाँ पर मिला है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि जो कानून व्यवस्था है वो कभी भी चरमरा सकती है, क्योंकि बॉर्डर पार से कई गतिविधियां यहाँ पर हो रही है। और इसी तरीके का आरोप भी बॉर्डर पार यानी कि पाकिस्तान पर लगाया गया है पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र यहाँ पर बढ़ाया गया है वो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है। जी बिल्कुल ईशा, इन खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्पल, आपके पास क्या कुछ बड़ी खबरें? करेंगे आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिन भर अपने राजनीतिक दौरों में पहले रायपुर जिला, उसके बाद दुर्ग जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में दौरा करेंगे। इसके बाद वो रात के 8 बजे सीधे दिल्ली की ओर रवाना करेंगे। विवेकानंद एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वो 9:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इसके बाद वो सीधे छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, जिसके लिए परिवर्तन की आवाज वापस से गर्म हो चुका है। लगातार टीएस सिंहदेव या तो भूपेश बघेल का दौरा हर सप्ताह किसी न किसी दिन लग ही रहा है।
दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो राज्य शासन के उप महाधिवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उप महाधिवक्ता ने इस्तीफा देते हुए अपने जो कारण बताया है उसमें अपने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उप महाधिवक्ता ने राज्य शासन के कई मजबूत कार्यवाही में अपना राज्य शासन की तरफ से अपना पक्ष रखा था। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो कहा है बिल्कुल उत्पल, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब हरियाणा का रुख कर लेते हैं। हमारी संवाददाता एमी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। एमी, आपके पास क्या है, आज हरियाणा में दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, हरियाणा में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खेलों के मामले में सबसे आगे हरियाणा रहता है और जितने मेडल्स लेके आए वो हरियाणा में ही खिलाड़ी लेके आए हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अब तलवारबाजी को भी आगे रखने की पूरी कोशिश करी है। साथ ही इस तलवारबाजी को लेकर उन्होंने एक प्रतियोगिता का भी आयोजन करने की सोची है, जो प्रतियोगिता 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलेगी। इसको लेकर काफी लोगों से बातचीत भी की गई है। इसका शुभारंभ शामू नाम और मोटू नाम से किया गया है। भारत की तरफ से ओलंपिक खेलने वाली पहली महिला तलवारबाज भावना से भी इस बारे में बातचीत की गई, जिससे भावना ने काफी खुशी जताई कि अब हरियाणा में तलवारबाज को भी मौका दिया जाएगा और प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नगर निगम भी आए दिन बैठक कर रहे हैं। जेएमडी के साथ आज उनकी बैठक है। इस बैठक में बिल्कुल एमी, आप इन खबरों पर नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देश के कोने कोने से हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं और पूरे देश का हाल हमें बता रहे हैं कि क्या राजनीति, क्या अपराध, हर जगत की खबर से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। रुकेंगे यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, चलते और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है रिपोर्टर लाइव में। और क्या राजनीति, क्या अपराध की हर खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। और अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का, जहां हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड से क्या कुछ बड़ी खबरें? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करें आज के लिहाज से, खबरों के लिहाज से, तो आज जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस के कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए। खासतौर पर अगर हम पहले भाजपा की बात कर ले तो आज जो चुनाव प्रभारी हैं भाजपा उत्तराखंड के, प्रहलाद जोशी, वो उत्तराखंड दौरे पे हैं और देहरादून पहुंच चुके हैं। सहसपुर और विकासनगर में भव्य जो कार्यक्रम हैं वो आज होने वाले हैं। सबसे पहले विकासनगर में जो कार्यक्रम है वो प्रबुद्धजनों के साथ सम्मेलन का एक कार्यक्रम है, जिसमें उत्तराखंड के भाजपा के जो चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, वो उसमें शिरकत करने वाले हैं और विभिन्न जो समाज में रहने वाले प्रबुद्ध जन हैं उनके साथ बैठकें होंगी और आगामी पार्टी की जो रणनीतियां उसके साथ चर्चा होगी। और क्या कुछ जो फीडबैक है मौजूदा समय में सरकार का, वो भी वो जानने का कोशिश करेंगे खासतौर पर। और इसके बाद, ठीक इसके बाद, जिस तरीके से वो विकासनगर से सहसपुर पहुँचेंगे और हर घर भाजपा, घर घर भाजपा जो अभियान है भाजपा का, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। और इसके ठीक बाद वो 4 बजे के करीब देहरादून स्थित प्रदेश जो कार्यालय है भाजपा का, वहां पहुंचने वाले हैं। पूर्व जो विधायक हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ एक लंबी जो बैठक है उनकी होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा लगातार ये बात कह रही है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा और टिकट को लेके कई तरह की बातें की जा रही हैं, टिकट बंटवारे को लेके। और ऐसे में आज जो प्रहलाद जोशी का दौरा है काफ़ी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि सभी संगठनों के साथ जो बैठकें हैं वो होनी है। और ऐसे में जो पूर्व विधायकों और पदाधिकारियों के साथ शाम 4 बजे की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी विधानसभा के चुनाव को लेके जिस तरीके से जो रणनीतियां हैं पार्टी के अंदर, ऐसे में विधानसभा वार जो प्रत्याशी हैं उनको किसको टिकट दिया जाए। और ऐसे में जिस तरीके से कई नाम लगातार जो चर्चाओं में रहते हैं, कई ऐसे नाम हैं जिसको लेके मंथन भी किए जाते हैं, उन पे कहीं ना कहीं इसके साथ डिस्कस किया जाएगा। पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उसको लेके भी डिस्कस किया जाएगा। आगामी दिनों में किस तरीके से चुनाव का जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाया जाए, तो ये काफ़ी अहम है भाजपा के लिए आज का दिन, क्योंकि प्रहलाद जोशी उत्तराखंड में हैं, देहरादून में हैं और कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात कर लें, कांग्रेस की तरफ से आज हल्द्वानी में एक बड़ी शंखनाद रैली का आयोजन किया जा रहा है। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव समेत प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हों भाजपा सरकार में यशपाल आर्या और उनके बेटे, उनका भी स्वागत कार्यक्रम एक तरह से है हल्द्वानी में। और ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए
कुमाऊं के क्षेत्र को कहीं ना कहीं साधने की जो कोशिश है वो कांग्रेस की है और एक बड़ा कार्यक्रम बिल्कुल, तो कांग्रेस खबरों का के लिहाज से उत्तराखंड का आज दिन जो भी है बेहद वो खास हल्द्वानी रहने में वाला है है। और आप इन ऐसे में खबरों पर नजर अगले बनाए एक रखिए। सप्ताह के शुक्रिया जो आपका कार्यक्रम है ज्ञानेंद्र, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब सीधा रुख करेंगे झारखंड का, जहां हमारे संवाददाता सूरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, झारखंड से क्या कुछ बड़ी खबरें आज आपके पास? आसिफा, देखिए आज रांची और लोहरदगा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि राजधानी रांची जो ट्रेनें हैं वो रांची होते हुए दिल्ली जाया करती थी, लेकिन आज से इसकी रूट में फेरबदल की गई है। थोड़ी देर के बाद जो रांची के सांसद है संजय सेठ, ये हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेगा। अब ये ट्रेन रांची लोहरदगा टोरी लाइन होते हुए ये दिल्ली की ओर जाएगी। तो जाहिर तौर पर लोहरदगा से ऐसी कोई ट्रेनें नहीं थी कि जो लोग वहां की यात्री दिल्ली जा सके, लेकिन अब वहां के भी यात्री दिल्ली का रुख कर सकते हैं और इसी दरमियान आज इस ट्रेन के रूट में फेरबदल की गई है। और दूसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आहूत की है। ये शाम 4 बजे रांची के प्रोजेक्ट भवन में ये कैबिनेट की बैठक होगी। कयास ये लगाया जा रहा है कि आने वाले दिसंबर में पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री यानी हेमंत सरकार घोषणा कर सकती है डेट और टाइम कि दिसंबर के किस तारीख को और कब से कब तक ये चुनाव होनी है। तो जाहिर तौर पर पंचायत चुनाव को लेकर एक संशय जो लगी हुई थी उसे कल कैबिनेट की बैठक में कहीं ना कहीं विराम लग सकता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो कांग्रेस विधायक के दल आलमगीर आलम ने कल अपने आवास पर दोपहर 3 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री जो उनके पार्टी से शामिल है सरकार में, उनके तमाम मंत्री भी शामिल होंगे, तमाम विधायक और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर वो भी शामिल होंगे। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो सदस्यता अभियान चलाई जा रही 5 महीनों का जो सदस्यता अभियान है जो 31 मार्च 2022 तक चलेगी, तो इसको लेकर भी पार्टी इस बैठक में चर्चा करेगी। साथ ही जो पार्टी के जो विधायक जो मंत्री शामिल है सरकार में, उनकी जो कार्यशैली है, उनके जो सरकार में जो सरकार की योजनाएं जो चलाई जा रही है पार्टी के जो मंत्री है उनके विभाग की तरफ से, तो उन विभागों को भी पार्टी के द्वारा यहाँ पे समीक्षा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट कल वो सोनिया गांधी को सौंपेंगे। तो जाहिर तौर पर ये तीन महत्वपूर्ण खबर है। और चौथी महत्वपूर्ण खबर की अगर बात करें यासीमा, तो कल देर रात चक्रधरपुर के बंदगांव थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें पिता, पुत्र और उनकी पत्नी शामिल है। कहा यह जा रहा है कि ये आपसी रंजिश की वजह से इसकी हत्या की गई है। फिलहाल इन तमाम मामलों को लेकर जो बंदगांव के जो सीडीपीओ है वो जांच पड़ताल में अभी फिलहाल वो जुटी हुई है। और पांचवी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आपने देखा कि आस्था का महापर्व छठ वो 4 दिनों के बाद वो आज समापन हो गया। पूरे प्रदेश में धूमधाम से यह त्योहार मनाया गया। यासीमा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सूरज, जानकारी देने के लिए। और अब बिहार का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आपके पास क्या कुछ खास बिहार से? जी बिल्कुल, आज की खबर की बात कर ली जाए तो बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत की सिलसिला जारी है। ऐसे में लेकर आज सुबह ही दुखद खबर आई मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर 4 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है। बता दें कि बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, आपका बेतिया, इन सारे जिलों में भारी जो है कि जहरीली शराब से लगातार मौत देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें जो बेतिया के सांसद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल भी वो अपने क्षेत्र में गए, जो जहरीली शराब से मौत हो रही है उन इलाकों में जाकर के उन लोगों का मुआवजा देने के लेकर, लेकिन वहां उनको भारी फजीहत देखने को मिला। उनको वहां से खदेड़ा गया, उनके काफिले पर हमला किया गया। अगर दूसरी खबर की बात कर ली जाए तो बिहार में जो अभी सिटिंग एमएलए हैं, जो उनके 68 एमएलए पर इनकम टैक्स के द्वारा छापा किया गया है कि उनके जो संपत्ति है, ब्यौरा संपत्ति, उस पे गलत हलफनामा देकर चुनाव में लड़ा गया था। उनको लेकर उनको अल्टीमेट दिया गया है कि 31 नवंबर तक सारे लोग इलेक्शन कमीशन को सही ब्यौरा दें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देश के कोने कोने से हमारे रिपोर्टर जुड़े, जिन्होंने बताया देश भर का पूरा हाल कि किस तरह से खबरों के लिहाज से अलग अलग राज्यों में किस तरह का जो दिन है वो रहने वाला है। इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।